क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं देव सर। आज मैं आपको मनोविज्ञान के अगले टॉपिक की ओर ले चलूंगा। जब हम जो कि पढ़ा रहे थे, हम विकास की अवस्थाएं आपको पढ़ा रहे थे, बीच में 3-4 दिन का गैप हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि घर में एक नया मेहमान आ गया था, इस वजह से हम समय नहीं दे पा रहे थे। तो आज से फिर से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आज हम मनोविज्ञान के इस अगले टॉपिक यानी कि बाल्यावस्था को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम आपका शैशवावस्था के बारे में बता चुके हैं। अगर चाहो तो एक बार रिकैप कर दें। फिलहाल आप लोग इतने दिन का गैप पा गए हो कि रिकैप की जरूरत नहीं है, तब सब आपको तैयार हो ही गया होगा। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था या चाइल्डहुड के बारे में। किसके बारे में? चाइल्डहुड के बारे में। अमूमन इसकी एज क्या मानी जाती है आपकी? 0 to 9 0 बल्कि 6 to 12 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक कोल का डिवीजन पढ़ाऊंगा आपको। वो उन्होंने इसको वर्गीकृत किया था बाल विकास की अवस्थाओं को, और उनका वर्गीकरण जो है वो समझ लीजिए कि पूरे मनोविज्ञान में सबसे बेहतरीन वर्गीकरण माना जाता है और अमूमन उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे डिवीजन किया था उन्होंने शैशवावस्था को बांटा था, फिर शैशवावस्था को, फिर बाल्यावस्था को कई भागों में बांट दिया था, फिर किशोरावस्था को कई भागों में बांटा था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, सब मतलब कायदे से डिवीजन किया था उन्होंने। हम उसको एक अगली स्लाइड पर बना रखे हैं ताकि उसमें लिखने में बहुत ज्यादा समय ना जाए, इसलिए हम उसको अगली स्लाइड पर एक एक चीज करके हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक एक करके देखिए। कोल ने इसको डिवाइड किया था, वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया था। कैसे कैसे? शैशवावस्था या इन्फेंसी को इन्होंने 0 से 2 वर्ष 2 ईयर्स तक कहा था, मतलब 0 से 2 वर्ष। आपका यूपी टेट के पेपर में आपका 2021 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था कि शैशवावस्था की अवधि होती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था 0 to 2 ईयर्स, मतलब 0 से 2 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से 6 वर्ष या 0 से 6 वर्ष भी था। कई ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन। तो उसमें आपका 0 to 2 ईयर्स करेक्ट माना गया था। तो आप जब इनका डिवीजन पढ़ लेंगे, इनका आप क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, तब आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था कैसे कैसे डिवाइड किया जाए, किस उम्र से किस उम्र तक के बालकों को उसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। शैशवावस्था को इन्होंने 0 से 2 वर्ष माना था। प्रारंभिक बाल्यावस्था को इन्होंने बताया था कि ये 2 से 5 वर्ष तक मानी जाएगी। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने? 2 से 5 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था को। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है? इसी शैशवावस्था को अगर 2 भागों में बांटे, पूर्व शैशवावस्था और पश्चिम शैशवावस्था, ठीक है, या उत्तर शैशवावस्था, तो आपका 0 to 2 ईयर्स आ जाएगा पूर्व में, और उत्तर में आ जाएगा 2 से 5 वर्ष। फिलहाल इनके अकॉर्डिंग जो डिवीजन था, प्रारंभिक बाल्यावस्था को इन्होंने 2 से 5 वर्ष का समय दिया था। 2 से 5 वर्ष के बालकों को इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था वाले ग्रुप में डाला था। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था, ये तीनों स्टेजेस आपकी बाल्यावस्था की हैं। मध्य बाल्यावस्था क्या है? आपका 6 से 12 साल, 6 वर्ष से 12 वर्ष, ये बालकों में इन्होंने बताया था। बालक और बालिकाओं में इन्होंने अलग अलग बताया था, क्योंकि देखिए आगे जब बालक धीरे धीरे बालक से किशोर होगा तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बालक और बालिकाओं को अलग अलग से कैटेगराइज कर दिया था पहले से ही। तो मध्य बाल्यावस्था से इन्होंने स्टार्टिंग किया था कैटेगराइज करना। तो बालकों को इन्होंने 6 से 12 वर्ष की उम्र आपको मध्य बाल्यावस्था की बताई, और बालिकाओं की केस में यह उम्र आपकी 6 से 10 वर्ष बताया इन्होंने। ठीक है, यानी कि बालिकाओं में 6 से 10 वर्ष की बालिकाएं जो होंगी वो मध्य बाल्यावस्था की उम्र में होंगी। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था या इसी को पूर्व किशोरावस्था, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, पूर्व किशोरावस्था की अवधि है। ठीक है, तो यह आपका ये पूछा जाए उत्तर बाल्यावस्था की अवधि है, तो दोनों सिचुएशन में आपके क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। तो उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था को इन्होंने बालकों में माना था 13 से 14 वर्ष के बालक जो होंगे वो आपका उत्तर बाल्यावस्था में आएंगे, जबकि 11 से 12 वर्ष की बालिकाएं आपकी उत्तर बाल्यावस्था में आएंगी या पूर्व किशोरावस्था में आएंगी। 11 से 12 वर्ष की बालिकाएं। उसके बाद प्रारंभिक किशोरावस्था, यहां से किशोरावस्था स्टार्ट हो गया इनका। किशोरावस्था यह आपका बाल्यावस्था हो जाएगी, बाल्यावस्था। उसके बाद इन्होंने यहां से किशोरावस्था को बांटा था, किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था को भी इन्होंने तीन पार्ट में बांट दिया था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था, ठीक है, ये पूर्व किशोरावस्था के बाद की अवस्था है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था कब से स्टार्ट होती है?
तो उन्होंने बताया था 15 साल से 16 साल के बालकों में। हालांकि जैसे हम इंग्लिश की गिनती गिनते हैं तो 12 के बाद 13 शुरू हो जाता है, तो जहां जहां टीन मिलता है हम वो समझते हैं कि आपका किशोर अवस्था की उम्र है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो है प्रारंभिक किशोर अवस्था को इन्होंने 15 से 16 वर्ष की अवधि बालकों में माना और 12 से 14 वर्ष की अवधि जो है आपका बालिकाओं में माना इन्होंने। उसके बाद मध्य किशोर अवस्था को 17 से 18 साल बालकों में और आपका 15 से 17 साल आपका बालिकाओं में माना। फिर उत्तर किशोर अवस्था 19 से 20 साल आपका बालकों में और 18 से 20 साल आपका बालिकाओं में। देखिए यहां तक हमारी जो उत्तर यानी कि उत्तर किशोरावस्था या किशोरावस्था तक की कहानी जो रहेगी, ये आपका अपरिपक्व बालक की एक कहानी रहेगी। किशोरावस्था के अंत तक लगभग बालक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है और इसी के बाद आपका बालक परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक शैक्षिक दृष्टि से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपकी उत्तर किशोरावस्था तक रहेंगी। इसके बाद भावी जीवन में ये जो अभी तक इसने ग्रैब किया होगा उसी को बालक परिष्कृत करता जाएगा, संशोधित करता जाएगा, अनुभव से सिंचित करता जाएगा, आगे अनुभव लेता जाएगा बालक, इसी ज्ञान में वृद्धि करता जाएगा। ठीक है, तो शैक्षिक दृष्टि से ये किशोरावस्था तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे इन्होंने डिवीजन बताया प्रौढ़ावस्था का। प्रौढ़ावस्था का डिवीजन बताया इन्होंने 3 पार्ट में बांटा, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, ठीक है, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था, यानी कि एडल्टहुड है। क्या है ये? एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एडल्टहुड। किशोरावस्था को जानते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, बाल्यावस्था को चाइल्डहुड, शैशवावस्था को इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी। तो प्रौढ़ावस्था को इन्होंने बताया कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो रहेगी 21 से 34 साल का जो आपका युवा रहेगा वो आपका प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में रहेगा। उसके बाद 35 से 49 वर्ष तक मध्य प्रौढ़ावस्था बताया इन्होंने। उसके बाद 50 से 64 वर्ष तक उत्तर प्रौढ़ावस्था। हालांकि जब इन्होंने डिवीजन बताया था उस समय मनुष्य की औसत आयु बहुत ज्यादा थी, अब औसत आयु थोड़ा सा कम हुई है। जैसे अमूमन अब औसत आयु माना जाता है कि पुरुषों की 60 से 62 वर्ष औसत आयु माना जाता है और महिलाओं की 58 से 60 वर्ष। ठीक है, तो ये औसत आयु है। ये मत कहना कि हमारे यहाँ पे एक लोग 100 वर्ष जी रहे हैं, हमारे यहाँ 90 वर्ष जी रहे हैं। ये आपका एवरेज बताया गया है कि जितने लोग जिंदा रह रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं, उनमें सबका औसत मिला के एक औसत आयु मानी गई है। 62 से 64 साल इसमें जा लीजिए पुरुषों में और आपका 58 से 60 साल महिलाओं में। ठीक है, तो ये प्रौढ़ावस्था इन्होंने बताया 35 से 49, फिर उत्तर प्रौढ़ावस्था बताया 50 से 64 वर्ष, फिर प्रारंभिक वृद्धावस्था। अब इसके बाद वृद्धावस्था को इन्होंने 2 भाग में कैटेगराइज किया। प्रारंभिक वृद्धावस्था को बताया 65 साल से 74 साल, उसके बाद वृद्धावस्था को बताया इन्होंने 75 वर्ष से आगे। तो कोल का डिवीजन जो है आपका लगभग 17-18 पॉइंट में इन्होंने डिवाइड किया था पूरी मनुष्य की उम्र को, और ये डिवीजन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जगहों पे पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत जगहों पे पूछा जाता है। हम आपको आज बाल्यावस्था के चैप्टर की तरफ ले चलेंगे, बाल्यावस्था के चैप्टर की तरफ ले चलेंगे और हम बताएंगे कि बाल्यावस्था में कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करेंगे। एक एक टॉपिक पे हम आपको लेके चलेंगे। जस्ट 2 मिनट दीजिएगा मुझे, ये लोड हो जाए स्लाइड, तब तक हम बाल्यावस्था के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ले लेते हैं आप लोगों को। बाल्यावस्था में चेंजेस क्या क्या होते हैं। जैसे जब बालक शिशु होता है तो उसका जैसे नॉलेज जो होता है, ज्ञान जो होता है, बहुत अपरिपक्व रहता है। बालक तर्क करना नहीं जानता, जिज्ञासा की प्रबलता होती है उसमें, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, शारीरिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, शारीरिक रूप से वो बहुत तेजी से वृद्धि करता है। लेकिन अभी तक जो वृद्धि हुई होती है, बालक में जो भी वृद्धि और विकास हुआ होता है शैशवावस्था में, उस वृद्धि और विकास का परिपक्वता काल आपका ये बाल्यावस्था होती है। मतलब जो चीजें प्रकृति आपको शैशवावस्था में देती है उन्हीं चीजों को मजबूत करने का काम आपका बाल्यावस्था में करती है। ठीक है, तो रिकैप हम करा चुके थे। अभिवृद्धि और विकास, इसके बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी थी। आते हैं डायरेक्ट बाल्यावस्था पे। यह है बाल्यावस्था। इनमें क्या क्या हम टॉपिक पढ़ेंगे, अमूमन 6 से 12 वर्ष तक हम इसको कंसीडर करेंगे और लास्ट तक देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमको बाल्यावस्था में देखने को मिलेंगे, बालक में कैसे कैसे उसका विकास होगा, क्या क्या हम टॉपिक करेंगे। पहले सामान्य परिचय रहेगा,
फिर बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे हम कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई बालक जो है बाल्यावस्था में है, कैसे पहचानेंगे, विशेषताओं की चर्चा करेंगे। फिर बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसमें चर्चा करेंगे। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के विचार कि कुछ जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, प्रमुख मतलब बाल्य मनोवैज्ञानिक जो है अपने विचार बालकों पर, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना विचार दिया होगा, लेकिन हम कुछ प्रमुख जो एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल उन्हीं के नामों की चर्चा करेंगे। उसके बाद इस बाल्यावस्था में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए एक सामान्य सा परिचय हम आपको बाल्यावस्था के बारे में कराते हैं। कोल एवं ब्रूस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था एक मतलब मनुष्य जीवन का सबसे अनोखा काल है। कोल और ब्रूस क्या कहते हैं, कोल और ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था क्या है, आपका अनोखा काल है। ये आपका बाल्यावस्था एक अनोखा काल है और माता पिता के लिए कहते हैं कि अभिभावकों के लिए आपको इस अवस्था को समझना बहुत कठिन काम है। ठीक है, अभी आप किशोरावस्था में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, ये आपकी बाल्यावस्था की बात बता रहे हैं। किशोरावस्था में जब कठिन काल कहेंगे तो किशोरावस्था को कठिन काल कहा था किलपैट्रिक ने, तो वो हम आगे बताएंगे किशोरावस्था में। ठीक है, अभी अनोखा काल किसने कहा था, तो हम कहेंगे कोल एवं ब्रूस ने इसको अनोखा काल बताया था। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया था और कहा था कि माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। कैसे कठिन कार्य है, क्योंकि बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 6 से 12 वर्ष का बालक आप देखेंगे उसमें बहुत सारे चेंजेस सडन होते जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे 6 वर्ष का बालक होता है बहुत उग्र रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज आप पूछोगे या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, और डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट या तो हाँ कर देगा, डायरेक्ट या तो मना कर देगा। ठीक है, 7 वर्ष का जो बालक रहेगा वो उदासीन रहेगा, अकेला खेलना पसंद करेगा, मतलब अकेले रहेगा, अपना अकेले मस्ती करेगा, बहुत सोशल नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सोशल नहीं रहेगा। जैसे हम आपको बताएं कि जो 6 वर्ष का बालक रहेगा, देखिए यही सामान्य परिचय हो रहा है, अभी सामान्य परिचय की बात हो रही है। अभी हम बहुत अभी विशेषताओं पे नहीं जा रहे, हम सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। जब आपका बालक लगभग 6 वर्ष का होता है तो यह बहुत उग्र होता है। क्या होता है, आपका उग्र होता है। कोई भी चीज कहोगे आप तो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। जैसे खाना खाए, हाँ खाए, नहीं खाए, खाना नहीं खाए, नहीं खाए। ठीक है, तो हाँ या ना, सिर्फ तुमने ये काम किया, हाँ, तुमने ये काम नहीं किया, ना, बस, मतलब बहुत शॉर्टकट में बोलेगा आपको और बहुत उग्र तरीके से। ठीक है, तो इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था को पढ़ाने का क्या मकसद है, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको पेडागोजी पढ़ाने का क्या तात्पर्य है कि जब बालक आपका नया नया विद्यालय में प्रवेश करेगा 6 वर्ष की आयु में, ठीक है, तो आप बालक को कैसे ट्रीट करोगे। पता लगा उसने उग्र होकर किसी चीज के लिए ना कर दिया और आप उसको तड़ाक पीट दिए, तो ऐसे तो होगा नहीं, पढ़ाई ऐसे तो होगी नहीं ना। आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको पढ़ाना है, बालक को डरा कर धमका कर पीट कर तो पढ़ाना नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप मनोवैज्ञानिक विधियों को आप जानते रहेंगे, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बालक के प्रवृत्ति को जानते रहेंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 6 वर्ष का बालक उग्र रहेगा, हाँ या ना में उत्तर देगा। अगर हम 7 वर्ष के बालक की बात करें, क्रमिक विकास में अगर हम 7 वर्ष के बालक की बात करें तो यह उदासीन रहना पसंद करता है। उदासीन मतलब बहुत ज्यादा ना एग्रेसिव रहेगा, ना बहुत ज्यादा घूमने की प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है, और अकेला रहना पसंद करता है। 7 वर्ष का बालक अकेला उदासीन रहेगा या अकेला रहेगा, कैसे रहेगा, उदासीन रहेगा और अकेला रहेगा, उदासीन और अकेला। जबकि 8 वर्ष का बालक जो होता है, 8 वर्ष का बालक देखिए बहुत सडन चेंजेस हो रहे हैं। 7 वर्ष में चाहे उदासीन और अकेला रहना पसंद करता है, वही जैसे ही 8 वर्ष तक पहुंचता है ये, अच्छा ये सडन का मतलब ये नहीं है कि भैया आज जो है ये बहुत अकेला रह रहा है और कल जाके जो है भीड़ में अपना ग्रुप बना लेगा। क्रमिक चेंजेस हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमम चीज नहीं है कि हाँ आपका 7 वर्ष एकदम परफेक्ट, मैं बोल रहा हूं कि 7 वर्ष जो है आपका 6 वर्ष आपका 365 दिन हुए 7 वर्ष हो गया। ठीक है, वो चीज नहीं, एकदम परफेक्ट नहीं, क्रमिक रूप से। तो 8 वर्ष का बालक जैसे रहेगा तो इसमें सामाजिक संबंध बहुत प्रबल हो जाएंगे, सामाजिक संबंध बहुत प्रबल। कैसे, देखिए जब बालक पहली क्लास में प्रवेश लिया, 6 वर्ष की उम्र थी उसकी, 7 वर्ष तक वह अपना धीरे धीरे अपना लोगों को मित्र बनाता गया, जो उसके साथ खेलते थे उनको मित्र बनाया। कुछ से झगड़ा हुआ, उनसे दुश्मनी करी उसने, दुश्मनी का मतलब यह है कि उनसे अलग रहने की कोशिश करी उसने। तो इसीलिए 7 वर्ष तक का बालक उदासीन एवं अकेला रहना शुरू कर देता है।
कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है, अभी उसमें निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है। तो लेकिन जब 8 वर्ष का बालक होता है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे परिपक्वता आना शुरू होती है, तो 8 वर्ष का बालक सामाजिक संबंधों की प्रबलता होने लगती है उसमें, मतलब वो सामाजिक रूप से, चूंकि अब बड़ा भी हो रहा है बालक, बाहर भी निकल रहा है, क्लास के और बच्चों से मिंगल अप होगा। 8 वर्ष का बालक लगभग दूसरी या तीसरी क्लास में चला जाएगा। वर्तमान में तो आपका 8 वर्ष का बालक पता लगता है चौथी पांचवी में चला गया है, क्योंकि मेंटल लेवल बढ़ रहा है फिलहाल। तो 8 वर्ष का बालक आपका सामाजिक संबंधों की इसमें प्रबलता बहुत रहेगी, सामाजिक संबंध इसके बहुत प्रबल रहेंगे। यानी कि आप देखिए अपने जीवन में भी आप अनुभव कीजिए कि जो आपके बचपन में साथ पढ़ा होगा उसको आप कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा उसको याद रखते हैं कि हाँ ये हमारे बचपन का दोस्त है, हमारा लंगोटिया यार है। तो इसीलिए कहते हैं वो, क्योंकि सामाजिक संबंधों की प्रबलता हो जाती है। फिर जब लगभग 9 से 12 वर्ष का बालक हो जाता है, 9 से 12 वर्ष का बालक हो जाता है, तो इसमें स्कूल के प्रति आपका थोड़ा सा विकर्षण सा शुरू हो जाता है, विकर्षण सा शुरू हो जाता है, मतलब ये स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति आपका शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए 9 से 12 वर्ष का बालक लगभग आपका 5वीं तक पास कर लेगा, 5वीं 6वीं में रहेगा। तो ये आपका देखिए 5वीं के बाद ज्यादातर बालक जिसको नहीं पढ़ना होता है, जिसके घर का माहौल अच्छा नहीं होता, वातावरण अच्छा नहीं मिलता है, वो बालक पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है, आप जब प्राथमिक शिक्षा की समस्या पढ़ेंगे तो उसमें अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पढ़ेंगे, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पढ़ेंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अपव्यय क्या होता है, आप किसी बालक, सरकार किसी बालक पे खर्चा करी लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है, 5वीं तक बहुत सरकार खर्चा करी, देखिए निःशुल्क एवं क्या कहते हैं, निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार हमको मिल चुका है। ठीक है, 0 से आपका 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम भी लागू है, आरटीई एक्ट लागू है। तो निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है, सारी सुविधाएं दे रही है सरकार। उसके बाद आप 5वीं तक पढ़े, आपके ऊपर बहुत खर्चा किया सरकार ने, 5वीं के बाद आप पढ़ाई छोड़ दिए। तो ये क्या है आपका, ये अपव्यय हेतु हुआ, आपके पीछे जो खर्चा हुआ वो सारा वेस्ट गया ना आपका, तो वेस्ट गया। तो इसी समस्या को आपका अपव्यय कहेंगे। आपका चूंकि सरकार का बहुत पैसा आपके पीछे खर्च हो गया बेमतलब का, ठीक है, तो ये अपव्यय है। अवरोधन क्या था, अब साथ ही साथ बता ही दे रहे हैं, जो चूंकि चर्चा हुई है तो इसको हम क्लियर ही कर दे रहे हैं। अपव्यय क्या है, किसी निर्धारित कक्षा तक पढ़ने के बाद बालक का विद्यालय छोड़ देना, ठीक है, वो अपव्यय है। अवरोधन क्या है, किसी पर्टिकुलर कक्षा में बालक का निरंतर बने रहना, मतलब जैसे 5वीं में है तो इस बार भी फेल हुआ, रेगुलर नहीं आता था विद्यालय, कभी कभार आता था, कभी कभार नहीं आता तो फेल हो गया। ठीक है, हालांकि अब फेल नहीं किया जाता है, जो आपका ये आरटीई एक्ट है उसके लागू होने के बाद बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो समस्या थी पहले थी, ठीक है, अवरोधन की समस्या पहले थी है, जिसे अभी फेल ना करने के नियम को लागू करके दूर कर दिया गया है। तो अवरोधन क्या था, एक ही कक्षा में बालक का बार बार बने रहना। अच्छा, ये समस्या आप कैसे अलग हो रही है, आपको बताया, जैसे फेल करने का अधिकार तो नहीं है, कुछ बच्चे 5वीं में फेल हो गए, प्राइमरी में फेल हो गए, तो मतलब ये है कि वो परीक्षा नहीं दी है। ठीक है, तो स्कूल में तो प्रमोट हो गए, लेकिन उसके बाद जब वो परीक्षा ही नहीं दी तो बालक अपना छोड़ देता है विद्यालय, फिर पता लगता है दूसरे किसी चला गया प्राइवेट विद्यालय में, अब वहां 5वीं पढ़ा, वहां भी वो फेल हो गया, मतलब पढ़ नहीं पाया और सर्वाइव नहीं कर पाया, उन बच्चों के बीच में कंपीट नहीं कर पाया, हट गया वहां से। ठीक है, तो वो बार बार एक ही कक्षा में है, अगर रुका हुआ है तो उसको, उस समस्या को क्या बोलते हैं, अवरोधन या स्टेग्नेशन बोलते हैं, स्टेग्नेशन या अवरोधन बोलते हैं। ठीक है, तो ये समस्या आपकी आएगी, और कब आएगी, ये आपका 9 से 12 वर्ष की उम्र के बालकों में आएगी। ये इनका विद्यालय से इस समय विकर्षण बहुत तेजी से होता है, ये आपका विद्यालय छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ये आपका, मैंने फिर बताया कि ये ऑप्टिमम केस नहीं है, सारे बालकों के साथ ऐसा नहीं होता है। विकर्षण का मतलब ये है कि कुछ बालक विद्यालय छोड़ते हैं, लेकिन कुछ बालक जो है जिनको अनुकूल वातावरण मिलता है, ठीक है, घर का सपोर्ट रहता है, टीचर्स का सपोर्ट रहता है, मतलब ये समझ लीजिए कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर शिक्षण हो रहा है तो बालक आपका आगे बढ़ेगा। अगर नहीं हो रहा है मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि 100% श्योर है कि इस उम्र में बालक अपना विद्यालय छोड़ ही देगा, 100% है ये, जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए हम चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में कि आपका इसके प्रमुख बिंदु बाल्यावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा क्या क्या है। जैसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अवस्था क्या है, और सामूहिकता की अवस्था कहा है। इसको किसने, रॉस साहब ने, किसने, रॉस साहब। जब आपको बाल्यावस्था में पूछना है, किसी मनोवैज्ञानिक का कथन पूछा जाए आपसे बाल्यावस्था में, अगर आपको पूछना है तो बिना सोचे समझे आप रॉस का नाम लगा दीजिएगा। ठीक है,
एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई परिभाषा पूछी जाए और बाल्यावस्था के विशेषताओं के बारे में अगर कोई चीज पूछी जाए तो आप बिना पूछे, अगर याद है तो हमेशा याद है अगर, तो आप वही ऑप्शन लगाइएगा जो आपको याद है। अगर नहीं याद है, तुक्का भिड़ाना है, तो आप रॉस को तुक्का भिड़ा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, इसको क्यों कहा है रॉस साहब ने? क्योंकि देखिए, जब बालक आपका बड़ा होने लगता है, इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपने आप को समझने लगता है कि हाँ मैं बड़ा हो रहा हूं, बड़ा हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, ठीक है, परिपक्व हो गया हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्या वो सही होता है? निर्णय करने में भी तो वो सक्षम है ही नहीं, तो वो जरूरी नहीं कि सही बोले ही, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हाँ हम जो बोल रहे हैं सही है। अगर आप उसका विरोध करोगे तो बालक फिर आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा, वही विकर्षण की अवस्था, 9 से 12 साल। ठीक है। तो इसीलिए रॉस ने इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोल दिया, क्योंकि इस अवस्था में बालक परिपक्व नहीं होता है, लेकिन उसके मन में यह रहता है कि हाँ मैं परिपक्व हो रहा हूं। उसके बाद बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अवस्था भी बोला इन्होंने, रॉस साहब ने, क्योंकि देखिए शिशु जो होता है वो आत्म केंद्रित होता है, उसको स्वप्रेम होता है। नार्सिसिज्म बताया था मैंने शैशवावस्था में कि शिशु को अपने आप से प्रेम होता है, ठीक है, वो आत्म केंद्रित होता है, अपने आप में मगन रहता है, अपने आप खेलता है, चाहे आप उसके पास बैठिए चाहे मत बैठिए, अगर उसका पेट भरा है तो अपने आप खेलता रहेगा। लेकिन बाल्यावस्था में ये चीज नहीं होती। बाल्यावस्था में बालक एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाता है, वह बाहर के खेलों में रुचि लेने लगता है, आपका अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, कैंप में जाएगा, आपका क्रिकेट खेलेगा और सारे खेल खेलेगा जो सामूहिक रूप से खेले जाते हैं। ठीक है, तो यानी सामूहिकता की प्रवृत्ति आ जाती है। अच्छा, इसमें जब बाल्यावस्था की विशेषताओं में चर्चा अभी करने वाले हैं हम, ठीक है, कि जब सामूहिकता की प्रवृत्ति आएगी तो इसमें विशेषता क्या क्या परिलक्षित होगी, ठीक है, वो भी हम बताएंगे आपको। अच्छा, इसी अवस्था को क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था आपका बोला है हॉलिंगवर्थ साहब ने। हॉलिंगवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इस अवस्था को क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था बोला है। 21 अवस्था को बाल्यावस्था को क्यों बोला है? क्योंकि देखिए, क्षीण बौद्धिक बाधा, बौद्धिक बाधा मतलब बुद्धि में बाधा। बुद्धि में बाधा कैसे पड़ती है? आप देखिए, बालक पढ़ रहा है, छठवीं साल में जो है, 6वें साल में उसने विद्यालय में प्रवेश लिया, बुद्धि परिपक्व होना शुरू हुई, धीरे धीरे बुद्धि आपकी बढ़ने लगी। लेकिन जब 9 से 12 साल का बालक हुआ तो वो आपका विद्यालय से अलग होने लगा। ठीक है, जब विद्यालय से अलग होने लगा तो उसकी जाहिर सी बात है बुद्धि का विकास रुक जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्षीण बौद्धिक है, क्षीण हो रही है उसकी बुद्धि, जो है क्षीण होने लगती है जब वो विकर्षण शुरू हो जाएगा। भाई अगर विद्यालय से आप हट जाओगे, ठीक है, आप शिक्षा के माहौल में नहीं रहोगे, तो जाहिर सी बात है आपकी बुद्धि का विकास सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस अवस्था को हॉलिंगवर्थ साहब ने क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था बोला है। उसके बाद भाषा विकास की अवस्था, बहुत से मनोवैज्ञानिक जैसे आपका मैकार्थी साहब थे, ठीक है, ये कहते हैं कि भाषा का विकास इस समय आपका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बालक जो होता है अपने आसपास मदर टंग की अवधारणा, जो मातृभाषा की अवधारणा है, मदर टंग, ठीक है, आपकी ओन लैंग्वेज जो होती है, आपकी रीजनल लैंग्वेज जो होती है, वो आपका यहीं से विकसित होती है, कायदे से विकास यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे अभी तक जो आप भाषा बोलते हो, शिशु जो होता है आपका कुछ वाक्य बोलेगा, कुछ शब्द बोलेगा, लेकिन वो व्याकरण सम्मत नहीं रहेगा, चाहे आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेज रहे, चाहे आपकी नेशनल लैंग्वेज रहे, चाहे आपकी स्टेट लैंग्वेज रहे, जो भी लैंग्वेज है वो आपकी व्याकरण सम्मत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका बाल्यावस्था में बालक धीरे धीरे विकास करेगा, उसकी भाषा एकदम परिष्कृत होती जाएगी, जो भी सेंटेंस बोलेगा एकदम परफेक्ट बोलेगा सेंटेंस। ये नहीं कि आपका उल्टा सीधा मैंने आम खाया, अगर मैंने आम खाया कहना है तो मैंने खाया आम ऐसे करके नहीं बोलेगा, वो प्रॉपर बोलेगा मैंने आम खाया, ठीक है, मैं आम खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं आम, मैं खाता आम हूं, ऐसे नहीं बोलेगा। ठीक है, तो मतलब भाषा विकास इसमें बहुत बढ़िया होगा, भाषा विकास। और ये कहते हैं कि बालक 6वें वर्ष का बालक जो होता है, 6 वर्ष का बालक जो होता है, उसमें लगभग उसके शब्दकोश में 50,000 शब्द हो जाते हैं। कितने शब्द? 50,000 शब्द। मैकार्थी साहब कहते हैं कि बालक का शब्दकोश, जो 6 वर्ष का बालक है उसका शब्दकोश लगभग आपका 50,000 शब्दों का हो जाता है। ठीक है, यानी कि इतने शब्द वो पहचानता है, जानता है, बोलता है। ठीक है, और अगर माहौल अच्छा मिला है उसको, शुरुआत से उसकी जैसे आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी में उसने पढ़ाई करी है, तो वह लिखता भी है। 50,000 शब्द एक साथ नहीं लिख पाएगा,
लेकिन अगर उसको लिखना हुआ तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो लिख डालेगा, क्योंकि उसका शब्दकोश इतने शब्दों का रहता है। छोटी छोटी चीजों को सीखा रहता है अपने वातावरण से, तो ये सीखा रहता है। चलिए अब आते हैं आपका बाल्यावस्था की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। विशेषताएं क्या है इसकी, कैसे हम पहचानेंगे कि बाल्यावस्था के में कोई बालक है, इसके लक्षण क्या क्या होंगे। तो आप देखेंगे कि जो शिशु बहुत तेजी से शारीरिक विकास कर रहा था, वह आपका थोड़ा सा यहाँ पे स्थिरता आएगी। आपकी बाल्यावस्था में जैसे बालक पहुंचेगा तो इसमें आपका शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाएगी। मानसिक विकास में स्थिरता, विकास में स्थिरता क्या है ये, स्थिरता क्यों आ गई? अब क्या रुक जाएगा, उसका शरीर बढ़ना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बालक में वृद्धि ही नहीं होगी, बालक में वृद्धि होगी, लेकिन जिस तीव्रता से वृद्धि आपका शैशवावस्था में हो रही थी उस तीव्रता से इसमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, और इसीलिए चूंकि स्थिरता आएगी, इसीलिए आपका बालक को लगने लगेगा कि हाँ मैं परिपक्व हो रहा हूं, और रास ने इसीलिए इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था ही बोल दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास जब स्थिर हो जाएगा तो जो शैशवावस्था में उसका शारीरिक विकास तीव्र था, मानसिक विकास तीव्र था, वो आपका धीरे धीरे परिपक्व होना शुरू होगा, प्रकृति उसको मजबूत करेगी। ठीक है, तो इसीलिए शारीरिक एवं मानसिक विकास में बालक के स्थिरता आना शुरू होती है। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि बालक 2 फीट का हो गया तो केवल 2 ही फीट का रहेगा पूरे बाल्यावस्था में, ऐसा नहीं। बहुत जो रैपिड ग्रोथ हो रही थी आपका शैशवावस्था में, इन्फेंसी में जो रैपिड ग्रोथ हो रही थी, वो आपका रैपिड ग्रोथ नहीं होगी, थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। ठीक है, मानसिक विकास में स्थिरता तो होगी लेकिन योग्यताएं बढ़ेंगी। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, योग्यताओं में वृद्धि, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि मतलब जैसे जो शिशु होता है उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं होती, निर्णय करने की क्षमता नहीं होती, जिज्ञासा की प्रबलता तो होती है, लेकिन उस जिज्ञासा की प्रबलता को वह व्यक्त करता है क्या क्या माध्यम से, क्या क्या प्रश्न पूछता है। जैसे मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा इसका क्या नाम है, मम्मी इसका क्या नाम है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जब आपका ये इसमें बाल्यावस्था में बालक आ जाएगा तो क्या क्या प्रश्न नहीं करेगा, आपसे क्यों के प्रश्न करेगा। ठीक है, क्यों के प्रश्न आपसे ज्यादा पूछेगा। ये अगर ये चीज ऐसे है तो कैसे, क्यों है। ठीक है, अगर आप खाना खाते हो तो क्यों खाते हो। ठीक है, हमको चोट लगने पर दर्द होता है तो क्यों होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बालक ज्यादा पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो रही है। वह चीजों के प्रति जिज्ञास तो था पहले से, लेकिन उस जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर पाता था, केवल एक क्वेश्चन पूछता था, एक तरह से क्वेश्चन पूछता था, क्या, कहां। लेकिन अब आपका क्यों के मतलब क्यों का जो शब्द होता है वो चीजों को एक्सप्लोर करता है, मतलब तोड़ तोड़ के सीखना, एकदम विज्ञान, जैसे कहते हैं ना विज्ञान आओ करके सीखे, वैसे ही बालक इस अवस्था में करके सीखना चाहता है, किसी चीज को जानना चाहता है, पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, मानसिक योग्यताओं में बालक की वृद्धि होगी और बालक जो है क्यों के प्रश्न ज्यादा करेगा। अच्छा, इस अवस्था में जब क्यों के प्रश्न ज्यादा करेगा तो हो सकता है कि जो टीचर रहे उसको गुस्सा भी है, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। अगर बार बार आप क्यों को करते रहोगे, कोई बच्चा करता रहेगा तो हो सकता है शिक्षक को गुस्सा आए, लेकिन उसी शिक्षक को गुस्सा आएगा जो मनोविज्ञान नहीं पढ़ा होगा। बालकों के बारे में जिसने कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी, उनकी प्रवृत्ति के बारे में पढ़ाई नहीं करी होगी, उसको जानकारी नहीं होगी। और जो बालक मनोविज्ञान पढ़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानता है, वो उन बालकों के क्वेश्चंस का बहुत धैर्यपूर्वक जवाब देगा और उनको समझाएगा, और तभी तो बच्चे का अच्छा विकास होगा। जब आप बालक को सही से समझाओगे तभी तो बालक विकास करेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर क्वेश्चन पूछा बालक तो उसको पीट के भगा दिए तो उसका विकास थोड़ी होगा, फिर तो आपसे नफरत करेगा खुद ही। और जब बचपन से कोई अगर नफरत करने लगे तो भैया जवानी में तो और नफरत करेगा, जहां मिलोगे आप सर घुमा लेगा, आपको नमस्ते तक नहीं करेगा। ठीक है, तो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। मैंने बताया था आपको कि शिशु जो होता है वो जिज्ञासा की प्रबलता उसमें अलग तरीके की होती है, और जो आपका बालक होगा उसमें आपका जिज्ञासा की प्रबलता अलग तरीके से होगी। थोड़ा सा पानी पी लो। ठीक है, उसके बाद अब ये बालक जो रहेगा वास्तविक कार्यों में आनंद लेने लगेगा। ठीक है, इसका अब वास्तविक जगत से संबंध रहेगा। अगली विशेषता क्या है
कि यह वास्तविक जगत से अपने आप को संबंधित करने लगेगा, वास्तविक जगत से संबंध रखने लगेगा, यानी कि जो भी चीजें देखेगा। जैसे अब आप देखिए, जो शैशवावस्था में जिस बालक को आप प्लास्टिक की कार ले आके दे रहे थे और कहे बेटे देखो कार है, और वो मान ले रहा था। अब जब बालक आपका बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा और आप ले आके उसको प्लास्टिक की कार दोगे और कहोगे कि ये कार है ना, कहेगा अरे नहीं पापा हमको झूठ बोल रहे, ये आपकी कार नहीं है, ये तो प्लास्टिक का खिलौना है। वो इस चीज को अब जानने लगेगा, ठीक है, वो इस चीज को जानने लगेगा, यानी कि वो वास्तविक जगत में प्रवेश कर रहा है, आपका वास्तविक संसार में चीजों के बारे में वास्तविकता जान रहा है। अब आप उसको प्लास्टिक की मोबाइल लाके दे दोगे छैया वाली, तो वो कहेगा नहीं ये प्लास्टिक की मोबाइल है, उसमें सही मोबाइल नहीं है। हालांकि अब बच्चे और पहले ही होशियार हो जाते हैं, लेकिन जो अवस्था के अकॉर्डिंग है, वो इस अवस्था में बालक अब आपका पूरी तरह से जानने लगेगा कि मोबाइल सही है, असली है कि नकली है। आप उसको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगली विशेषता है रचनात्मक कार्यों में रचनात्मक कार्यों में आनंद, रचनात्मक कार्यों में आनंद। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो अब जब बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है तो उसमें कुछ क्रिएटिव करने की आपका जिज्ञासा होने लगती है, वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। देखोगे आप, जब बच्चे पहली क्लास में आते हैं, पहली कक्षा का बच्चा, अगर आप जब शिक्षक बन जाएंगे तब आप जाएंगे जब विद्यालय में पढ़ाने के लिए, तो देखेंगे जो पहली क्लास का बालक रहेगा वो लंच में या आपका क्लास में ही हो सकता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्लास के कोने में पता लगेगा कागज की कुछ नाव बनाएगा, ठीक है, कोई फूल बनाएगा, कहीं मिट्टी से घर बनाने लगेगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ वो बनाने की कोशिश करेगा, और रचनात्मकता जो होती है वो धीरे धीरे इसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। बालक बालिकाओं में रचनात्मकता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और बाल्यावस्था के अंत तक जो दोनों के रचनात्मक कार्य रहेंगे उनमें पर्याप्त विभिन्नता भी दिखाई देने लगेगी, ठीक है। बालक कुछ अलग चीजें करने लगेगा और जो बालिकाएं रहेंगी कुछ अलग चीजें करने लगेंगी। जैसे बालक जो रहेगा खेती बाड़ी के काम में रुचि लेने लगेगा, ठीक है, और खेती बाड़ी का काम है आपका, कोई सीखने की चीज हो गई, जैसे कंप्यूटर सीखना हुआ, ठीक है, आपका कुछ बनाना सीखना हो, मैकेनिक वगैरह बनने की ललक होने लगी, तो आपका 6 से 12 वर्ष का बालक धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बाल्यावस्था के लास्ट तक पहुंचेगा, उत्तर बाल्यावस्था के अवस्था तक पहुंचेगा, उसमें चीजों को आपका क्रिएटिव करने की सोच बढ़ती जाएगी। और बालिकाएं इसके उलट, जैसे घर में उनको रसोई के कार्यों में ज्यादा आनंद आने लगेगा, ठीक है, सजने संवरने में उनको ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो दोनों के रचनात्मक कार्य थोड़ा सा अलग अलग होने लगेंगे उत्तर बाल्यावस्था के आने तक, ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है सामाजिक संबंधों की प्रबलता। यह मैं आपको अभी बताया था मैंने, ठीक है। सामाजिक संबंधों की प्रबलता में क्या होगा, जब सामाजिक संबंध उसके प्रबल होने लगेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका सामाजिक गुणों का विकास होगा फिर, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास ये क्या है, जैसे सामाजिक गुण क्या है आपका, न्याय है, भ्रातृत्व है, ठीक है, ब्रदरहुड जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। जो समाज की नजर में अच्छा है वो बालक की नजर में अच्छा रहेगा, जो समाज की नजर में आपका गलत है वो बालक की नजर में भी गलत होने लगेगा, बालक मानने लगेगा कि हाँ ये गलत है। आध्यात्म की तरफ उसका झुकाव जाएगा, ठीक है। बालक जैसे कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो बालकों का उसमें भी बहुत मन लगेगा, ठीक है, चले जाएंगे अपना, जैसे दुर्गा पूजा लगा हुआ है वहां चले गए, कहीं आपका जो धर्म के हिसाब से अपना जो मुस्लिम लोग हैं उनके बालक अपना नमाज बाज में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ठीक है। तो आध्यात्मिकता की ओर भी अपना बालक इस अवस्था में जाने लगते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक गुणों का जब विकास होगा तो बालक में तर्क, निर्णय, इन चीजों की भी क्षमता का विकास होने लगेगा, ठीक है। तो सामाजिक संबंध इस समय प्रबल होंगे, और सामाजिक गुणों का जब विकास होगा बालकों में तो उनमें नैतिकता का भी समावेश होगा। आप जान लीजिए, इसको अलग पॉइंट से अगर चाहो तो हम लिख दें नैतिकता का विकास, तो बालक में नैतिकता का भी विकास हो जाएगा। आपका अगला पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास। मैंने बताया कि जब आपको सामाजिक संबंधों का ज्ञान हो जाएगा, नैतिक गुणों का विकास, आप समाज की नजर में जो अच्छा है जो बुरा है उसको आप जानने लगोगे, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर भी कुछ नैतिक गुणों का विकास होगा। जैसे आपका ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम होने लगेंगे। धीरे धीरे बालक ये जानने लगेगा, जैसे मना किया, अगर मम्मी ने मना किया कि हाँ बेटा चोरी मत किया करो, ठीक है, तो वो कहेगा कि हाँ मम्मी अगर कह रही है तो चोरी नहीं करना चाहिए, और चोरी गंदी आदत है, ठीक है। मम्मी अगर कह रही है, पापा कह रहे हैं कि जो झूठ मत बोला करो बेटा, ठीक है, तो ये गंदी आदत है। तो इस तरह से
आपको बालक में नैतिक गुणों का विकास होगा। इसीलिए कहते हैं कि बालक में संस्कार हमेशा बचपन से ही आपका डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये संस्कार डालने की उम्र जो होती है आपके यही बाल्यावस्था ही होती है, इसी में आपका बालक में संस्कार डाले जाते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ये मैंने आपको बता दिया है कि बालक जो है आपका जो शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है वो बाल्यावस्था में आपका बहिर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सट्रोवर्ट सामाजिक खेलों में भाग लेने लगेगा। ठीक है, ग्रुप बनाकर घूमेगा। ठीक है, इसीलिए इस एज को गैंग एज भी बोलते हैं। गैंग एज या टोली की अवस्था, गैंग एज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टोली की अवस्था, इस चीज को बहुत पूछा जाता है कि बाल विकास की किस अवस्था को टोली की अवस्था कहते हैं, तो वो यही एज है, गैंग एज। ठीक है, बालक जब बहिर्मुखी होगा, लोगों से मिलना जुलना शुरू करेगा, लोगों से संबंध बनाना शुरू करेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें सामाजिकता आएगी। और जब कई लोगों से मिलेगा तो उसमें से कुछ लोगों को मित्र बनाएगा, कुछ लोगों को मित्र बनाएगा, तो उसका एक सर्कल बनेगा, फ्रेंड सर्कल बनेगा। हाँ, मित्र, उसकी मित्र सूची बनेगी। आपका वो मित्रों को अपना ग्रुप में शामिल करेगा, तो उसमें क्या बोलते हैं, टोली की अवस्था हो जाएगी। गैंग बनाएगा अपना, छोटे छोटे ग्रुप बनाएगा, इसीलिए इसको टोली की अवस्था। अच्छा, जब बालक एक्सट्रोवर्ट होगा, बाहर खेलेगा, मजबूत होगा, तो उसमें झगड़े भी होंगे। अगर बाहर खेलेगा तो झगड़े भी होते हैं। ठीक है, बालकों में प्राय देखा जाता है, जब मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए इस अवस्था को, तो उन्होंने बताया कि बालकों में ज्यादा झगड़े होते हैं अपेक्षाकृत बालिकाओं के। ठीक है, इस अवस्था में बालकों में झगड़े ज्यादा होते हैं, मेल में झगड़े ज्यादा होते हैं, झगड़े आपका ज्यादा होंगे। और जो आपका फीमेल रहेंगी, यानी कि बालिकाएं जो रहेंगी, उसमें झगड़े कम होंगे, ठीक है, झगड़े कम होंगे। इस अवस्था में आपका बाल्यावस्था में बालकों में झगड़े, सामूहिक खेल जब खेलेंगे बालक, तो उसमें झगड़े ज्यादा होंगे बालकों में, जबकि बालिकाओं में झगड़े कम होंगे। गैंग एज रहेगी, टोली की अवस्था इसको कहा गया। आप बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अवस्था भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास बाल विकास की किस अवस्था में होता है, तो आप बताओगे कि बाल्यावस्था में आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके अलावा एक प्रवृत्ति आपको और देखने को मिलेगी बालक में, बहुत तगड़ी प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति। ठीक है, संग्रह की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू कलेक्ट थिंग्स, संग्रह की प्रवृत्ति। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बालक जो है अपने पास बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना चाहता है। हर चीज को जो पाएगा वो, चाहे आपका छोटे छोटे कंचे रहें, चाहे छोटे छोटे ताश के पत्ते रहें, चाहे छोटे छोटे खिलौने रहें, आपका छोटे छोटे का मतलब जो खिलौने मिलते हैं उसको, बड़े खिलौने भी वो इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, तो संग्रह की प्रवृत्ति रहेगी। बालक, आप देखते होंगे कि जो छोटा बालक होता है, 6 से 12 वर्ष का बालक होता है, वो कहेगा कि पापा हमको 1 रुपया दे दो, हमको गुल्लक में जमा करना है। ठीक है, तो वो जो जमा करने वाली बात है, वो इसी अवस्था की विशेषता है। संग्रह की प्रवृत्ति आपकी इसी अवस्था की विशेषता है। चीजों को वो कलेक्ट करेगा और उसको आनंद आएगा। अपना वो अलग एक बैग में देखोगे, उसके तो बहुत सारे कंचे इकट्ठा रहेंगे, बहुत सारे ताश के पत्ते, छोटे छोटे माचिस की डिब्बी के जो ताश होते हैं उसके पत्ते इकट्ठा रहेंगे, बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करे रहेगा। तो उसके पास पैसे भी इकट्ठा करता है, जो भी पाता है वो ले जाकर रख लेता है, इकट्ठा कर लेता है। कुछ बालक अपने मम्मी को देते हैं, कुछ बालक पापा को दे देते हैं, कुछ बालक खुद अपना अगर व्यवस्था है तो अपने बैग में रखे रहेंगे या गुल्लक रखे रहेंगे। तो संग्रह की प्रवृत्ति भी आपका बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा होती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति की अवस्था अगर पूछा जाए तो आपकी ये भी आपकी बाल्यावस्था होगी। उसके बाद जो अगली विशेषता है, जब बालक, हमने बताया कि बालक विद्यालय छोड़ेगा, 9 से 12 वर्ष का बालक जो है जब विद्यालय छोड़ेगा तो करेगा क्या? फिर वो घूमेगा इधर, क्योंकि उस उम्र में बहुत ज्यादा कुछ करने लायक तो है नहीं। यानी आपका निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, इस अवस्था का बालक जो है आपका, वो बिना किसी उद्देश्य के फालतू में इधर उधर घूमता रहेगा। अगर 9 से 12 वर्ष के बालकों को आप ऑब्जर्व करें, जो बच्चे आपका विद्यालय नहीं जाते हैं, वो पता लगे फालतू में इधर उधर गए हैं। उनसे पूछो कहाँ गए थे? कहीं नहीं, बस यही थे, यहाँ गए थे, वहां गए थे, कोई मतलब नहीं। किस लिए गए थे? वैसे गए थे, घूमने टहलने गए थे बस।
तो निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति जो रहेगी वो आपका इसी अवस्था की विशेषता रहेगी आपका बाल्यावस्था की। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं जो बाल्यावस्था में बहुत तीव्र होता है। ठीक है, वो आपका उसमें शैशवावस्था में बहुत तीव्र होता है, वो बाल्यावस्था में आपका आकर न्यून हो जाता है। क्या है वो है आपका काम प्रवृत्ति की न्यूनता। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। अब देखिए जो बालक होगा उसका शारीरिक विकास चूंकि अब परिपक्व हो रहा है, बालक शारीरिक रूप से परिपक्व हो रहा है, तो उसमें काम प्रवृत्ति जो है आपकी जो शैशवावस्था में बहुत तीव्र थी वो आपका बाल्यावस्था में आकर न्यून हो जाएगी, थोड़ा सा वो कम हो जाएगी, काम प्रवृत्ति जो है उसकी कम हो जाएगी। और बालक अपने आप पर ध्यान देगा लेकिन इन चीजों की तरफ ध्यान उसका नहीं जाएगा। बालक में जो है, जो आपको जैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स बताए थे, एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स, फ्रायड वाला सिद्धांत बताया था मैंने थोड़ा सा, एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस मैंने बताया था बालकों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और बालिकाओं में आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है शैशवावस्था में। ठीक है, तो वो ग्रंथियां आपकी काम प्रवृत्ति की आपका प्रबलता के कारण आपकी ग्रंथि डेवलप होती थी, लेकिन जब यहाँ पे न्यूनता रहेगी, ठीक है, तो वहां पर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण रहेगा, लेकिन यहाँ जब न्यूनता रहेगी तो यहाँ पे आपका समलिंगी व्यक्तियों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, बालक का समलिंगी व्यक्तियों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। मतलब यह है कि बालकों के साथ खेलने में ज्यादा आनंद पाएंगे और बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलने में ज्यादा आनंद पाएगी। बालक अपना अलग समूह बनाएंगे, बालिकाएं अपना अलग समूह बनाएंगी। ठीक है, तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता होगी, बालक समलिंगी समूहों में आपका जो है समलिंगी समूह में घूमना पसंद करेगा, समलिंगी समूह में खेलना पसंद करेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सामूहिक खेलों में रुचि हमने ये बता ही दिया आपको, ये पॉइंट। एक आपको बताते हैं, एक स्टेटमेंट है, कह रहे कि ये स्टर्न साहब का स्टेटमेंट है कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालक, जो 6, 7 और 8 वर्ष के बालक होते हैं उनमें आपका अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। क्या होता है? अच्छे बुरे का ज्ञान। ये स्टेटमेंट है, अच्छे बुरे का इनको ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। ये कैसे व्यवहार करते हैं? न्यायपूर्ण व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है, इनमें ईमानदारी होती है, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का भी विकास इनमें तीव्र होता है। इधर लिख दे रहे हैं, सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास इसमें तीव्र होता है। ठीक है, सामाजिक मूल्यों की भावना इनमें तीव्र होती है। तो ये कह रहे हैं, आपका स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों को अच्छे बुरे का ज्ञान, न्यायपूर्ण व्यवहार और ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास इनमें होने लगता है। ये आपका स्टेन साहब कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो 6, 7, 8 वर्ष के बालक हैं इनमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, ये न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, इनमें ईमानदारी होती है और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास आपका होने लगता है। ये आपका स्टेन साहब का कथन है, इसको आपको याद कर लीजिएगा या आप एक दो बार आप पढ़ लेंगे, ऐसे पॉइंट वाइज अच्छे बुरे का ज्ञान, न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की बात आएगी। अगर इतने सारे पॉइंट एक साथ मिले तो वो आपका किसका कथन हो जाएगा? आपका स्टेन साहब का कथन हो जाएगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट लास्ट आपको बता दे रहे हैं कि रुचियों में परिवर्तन। ठीक है, आपका ये रुचियों में अगला पॉइंट है, रुचियों में परिवर्तन। हालांकि इसको मैंने परिचय में ही बता दिया था, रुचियों में परिवर्तन कि बालक और बालिकाएं अलग अलग तरह से आपका अलग अलग चीजों में रुचि लेने लगेंगे। जैसे बालक को मैंने बताया आपका मेहनत वाले कामों में, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आपका मानसिक हो, ठीक है, उन कामों में ज्यादा बालक इन्वॉल्व हो जाएंगे। और बालिकाएं जो होंगी वो आपको घर को संभालने के कामों में, ठीक है, सजने संवरने के कामों में, इन चीजों में ज्यादा प्रवृत्ति होंगी। तो रुचियों में, दोनों की रुचियों में अलग अलग जो है आपका विशेषताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, बालक की रुचि अलग रहेगी, अलग चीजों में रहेगी, और बालिकाओं की रुचि अलग चीजों में रहेगी। ठीक है, अब बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो जब इतने पॉइंट हम पढ़ लिए कि उसका शारीरिक विकास स्थिर रहेगा, मानसिक विकास स्थिर रहेगा
अवस्था इसकी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ठीक है, सामूहिक खेलों में भाग ले रहा है बालक, तो हम उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा भी प्लान करेंगे, ठीक है, कि जो बालक, जैसे अगर बालक क्यों का प्रश्न कर रहा है, जिज्ञासा अगर उसकी प्रबल हो रही है क्यों के प्रति, कि हाँ ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, तो हम उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे, धैर्य पूर्वक उसको समझाएंगे। तो शिक्षा में क्या होगा आपका, हम उसकी जिज्ञासा को शांत करें, ठीक है, सामूहिक खेलों को बढ़ावा दें, ठीक है, सामूहिक खेलों को बढ़ावा दें, बालकों में संस्कार डेवलप करें, संस्कारों का विकास करें। तो ये सारे बिंदु आपका शिक्षा के स्वरूप में आ जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपकी शिक्षा प्लान हो जाएगी। हालांकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब इसमें आप इजिली आंसर दे लोगे, ठीक है, इजिली आंसर दे लोगे। तो मोटा मोटा बाल्यावस्था की विशेषताओं में इतने ही पॉइंट थे। अब आपको एक बार समराइज कर दे रहे हैं कि किसने क्या कहा इसको, ठीक है। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा, किसने, अनोखा काल आपका किसने कहा, कोल एवं ब्रूस ने, कोल एवं ब्रूस ने, किसने कहा, कोल एवं ब्रूस ने। मिथ्या परिपक्वता किसने कहा, मिथ्या परिपक्वता, ये पॉइंट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था रास ने, किसने कहा, रास ने, किसने, रास ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था, क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था, ये किसने कहा, तो इसको कहा आपका हॉलिंगवर्थ साहब ने, हॉलिंगवर्थ साहब ने, किसने, हॉलिंगवर्थ साहब ने, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता, अनोखा काल, क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था, ठीक है, ये तीन मुख्य बिंदु थे जो आपसे पूछे जाते हैं कि ये इस अवस्था को किन नामों से जाना जाता है अलग। तो अनोखा काल आपका कोल एवं ब्रूस, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था रास ने, क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था आपका किसने कहा, हॉलिंगवर्थ साहब ने। और एक क्वेश्चन आपका मैंने बताया था कि पूछा जाता है कि छठवीं वर्ष के बालक जो पहली कक्षा में प्रवेश करता है उसका शब्द भंडार कितने शब्दों का होता है, तो उसका मैकार्थी साहब ने बताया था कि 50,000 शब्दों का शब्द भंडार होता है। तो ये मुख्य बिंदु हो जाएंगे आपका 50,000 शब्द, ये बताया है मैकार्थी साहब ने, मैकार्थी साहब ने। तो ये आपके कुछ मुख्य बिंदु हो गए जो आपको जानना है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था में इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जितने पर हमने चर्चा करी, ठीक है, विशेषताएं हमने चर्चा कर लिया है। बाल्यावस्था में विकास के कुछ सिद्धांत आपको बताना है तो हम किशोरावस्था में पढ़ा लेंगे, उसके बाद आपको हम वृद्धि एवं विकास के कुछ सिद्धांत बताएंगे जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, ठीक है। जैसे फ्रायड का हम आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, जीन पियाजे साहब का आपका सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वाइगोत्स्की साहब का सिद्धांत है, कोलबर्ग का सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांत आपका भाषा विकास का सिद्धांत नाओम चॉम्स्की साहब का है। तो ये सारे सिद्धांत आपका जब वृद्धि और विकास की तीनों अवस्थाएं, ये जो शिक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अवस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम सिद्धांतों की चर्चा कर लेंगे। अगली क्लास में हम किशोरावस्था पर चर्चा करेंगे। आज बाल्यावस्था में बस इतना ही। तो अगली क्लास तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कमेंट्स के माध्यम से आप फिर से पूछिएगा, हम फिर से उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि अनोखा काल किसने कहा, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा, क्षीण बौद्धिक बाधा की अवस्था किसने कहा। अच्छा, एक और आपको एक पॉइंट और है, क्रो एवं क्रो साहब ने इसको 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था क्रो एवं क्रो साहब ने, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में, आपको मान के चलिए आ सकता है क्वेश्चन। क्रो एवं क्रो साहब ने कहा था, क्रो एवं क्रो साहब ने, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका था, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किसका नाम लगाएंगे, क्रो एवं क्रो का, ठीक है। तो बाल्यावस्था में आज इतना ही और इस अवस्था को आप पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा। अगली क्लास तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।